वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे मुल्क की सियासत की, जहां पे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सब कुछ बानी पीटीआई की मर्जी से हो रहा है, लेकिन ये अपने कारकुनों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कारकुनों को ये नहीं बता रहे कि हमारी कोई डील हो चुकी है। और उन्होंने तो ये भी कहा कि इमरान खान, उसके अलावा बुशरा बीबी और फिर तीसरा नाम लिया अली अमीन गंडापुर का, कि इन तीनों को पता है कि क्या कुछ हो रहा है। दूसरी जानिब अगर तरमीम की बात की जाए, 27वीं आनी तरमीम की, वहाँ पे हमें गवर्नमेंट मुकरती हुई नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है। पीपल्स पार्टी के साथ मीटिंग हुई उनकी और उसमें JUIF के भी नुमाइंदे मौजूद थे। उस हवाले से कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जजेस की तादाद को बढ़ाने की कोशिश कर रही है कि जजेस की तादाद को 17 से बढ़ा के 23 किया जाए। इसके ऊपर तमाम तर जमातें मुत्तफिक हैं, लेकिन कुछ जमातों को ये कहना है, PTI का और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप का, कि गवर्नमेंट शायद ये अपने हक में करने के लिए कि जजेस की तादाद बढ़ेगी, अपने जजेस उसमें इंक्लूड होंगे और तमाम तर चीज़ें फिर गवर्नमेंट के हक में हो जाएंगी। इस हवाले से भी उनके बहुत सारे खदशात हैं। और इसी पर हमारे साथ सबसे पहले शॉर्ट मौजूद है मौलाना फजलुर रहमान साहब का, वो ज़रा सुन लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। जाना पड़ेगा मुल्क को बचाना। जो असेंबली के अंदर हुकूमत बनाई गई और उसके लिए जो मैनेजमेंट की गई, वो तो 26 फरवरी में नाकाम हो गए। एस्टेब्लिशमेंट को हर कीमत पर इलेक्शन से ताल्लुक होना पड़ेगा। 56 क्लासेस हैं जो ओरिजिनल ड्राफ्ट के अंदर मौजूद हैं, से हम उसको 22 क्लासेस पे ले आए। उसके बाद अगर हम वोट नहीं देंगे तो वो जो उन्होंने अंदर से मेंबरान खरीद लिए थे, और ये फैक्ट है कि खरीद लिए थे उन्होंने, हमारे 8 वोट उनको जरूरत थी, वो 11 वोट खरीद चुके थे और उनको अपनी पनाहगाह में महफूज कर दिया था। अगर हम वोट न करते तो ओरिजिनल ड्राफ्ट से भी ज्यादा गंदा ड्राफ्ट आता और वो कामयाब हो जाता। PTI ने वोट नहीं किया, वो अपने हालात की वजह से। लेकिन ये भी नहीं कि हमारे ऊपर तनकीद की, हमारी तारीफ की। चलन जी, ये आपने सुना कि मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं, और ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त का, इस पर बातचीत करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इफ्तिखार शिराजी साहब ने। शिराजी साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबकी सोच। जी वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। ख्वाजा आसिफ साहब पे सबसे पहले आऊँगी कि वो ये कह रहे हैं कि डील हो चुकी है, उसके नतीजे में बुशरा बीबी साहिबा बाहर आई हैं और ये डील अली अमीन गंडापुर ने करवाई है। आपकी क्या राय है इस पे? देखें, ख्वाजा साहब इस मुल्क के वजीर दिफा हैं और वो मुसल्लह फौज की एक तरह से बिग बॉस भी हैं जी। तो अगर इमरान खान साहब की कोई डील मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुई है तो मैं समझता हूँ फिर ख्वाजा आसिफ साहब को उसकी डिटेल्स भी बतानी चाहिए। सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे के कह देना कि जी उनकी कोई बैक डोर से चल रही है, अगर कोई चल रही है तो यकीनी तौर पे बिग बॉस के तौर पे वो भी सारी सूरत हाल से आगाह होंगे और वो किन बुनियादों पे हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये उनका फर्ज बनता है। शिराजी साहब, फिर तो ख्वाजा आसिफ साहब अगर वो वजीर दिफा हैं तो उनको तो फिर अपनी हार भी मान लेनी चाहिए, क्योंकि मुज़ाकरात या फिर डील जो है वो तो हुकूमत के साथ होने चाहिए थे। अगर वो ये कह रहे हैं कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहे हैं तो ये तो फिर हुकूमत की हार हुई। जी मैं तो यही कहूँगा कि जाहिर सी बात है, पहले तो उन्हें खुद अपने आप को अकाउंटेबल करना चाहिए कि मुल्क के वजीर दिफा होते हुए, एक पार्टी के बड़े सरकर्दा रहनुमा होते हुए वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं और उसकी तफसीलात हमें नहीं बता रहे। और बतौर पार्लियामेंटेरियन, बतौर वफाकी वजीर, ये उनकी इखलाकी और आइनी जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी जमात के साथ कोई मामला तय हो रहे हैं और वो गोया के खिलाफ कानून हो रहे हैं तो उनको तो खड़े होना चाहिए, उनको तो चाहिए उसके सामने दीवार बने, बजाय ये है कि वो एक स्टेटमेंट दे के तो अपने आप को बरी जिम्मा करार दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे लेना चाहिए। रह गया इमरान खान, तो मैं समझता हूँ मतलब आपको इसमें कोई सदाकत नजर नहीं आ रही कि ये कोई डील हुई है, बुशरा बीबी डील की बदौलत बाहर आई? मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान के खिलाफ केसेस हैं उनमें तो उनको शायद 15 दिन भी जेल में नहीं रहना चाहिए, चाहे कि वो 1 साल से ज्यादा अरसे से जेल में हैं। तो ख्वाजा साहब को चाहिए कि बताएं कि वो कौन से संगीन जराइम हैं जो किए उन्होंने, और असूलन उनको उम्र कैद होनी चाहिए या खुदा न खासा उससे भी बड़ी सजा होनी चाहिए, बजाय ये है कि ये कहें कि जी आप पहले तो ये इसको जस्टिफाई करें ना। इतने अरसे तक एक शख्स को, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जेल में रखा गया, अब वो कह रहा है कि जी वहां पे उसकी बिजली बंद कर दी गई, उनसे पंखे तक, अखबार तक, हर तरह की सहूलतें उनसे वापस ले ली गई हैं। गोया कि उस पर तो आप बात नहीं कर रहे, लेकिन आपको अब लग रहा है कि क्योंकि आप केसेस के अंदर जान कोई नहीं है, अब इनमें लामाला तौर पर उनकी या तो जमानत होगी या उनकी बरियत होगी, तो अब उसको सारा रंग दे रहे कि शायद डील हो रही है। अगर मुकदमात बड़े तगड़े हैं तो इस्तिगासा से प्रोसिक्यूशन से कहें कि वो हक़ायक़ अवाम के सामने भी रखें और वो अदालतों के सामने भी रखें, ताकि इमरान खान को 14 साल, 7 साल की, 10 साल की सजा हो सके। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल मैं ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि
खान साहब के साथ तो मामला तय नहीं होंगे, लेकिन बुशरा बीबी ये जो वाडा साहब हैं उनके बयानात के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर ये सब खान साहब को पर्दे में रखना चाहते, उनके खिलाफ तो माजराई जारी रहेगी इस्टेब्लिशमेंट की, बाकी सबकी डील हो चुकी है। मैं समझता हूं कि बाकी किरदारों पे ज़रूर शक होता रहा है, सवाल उठते रहे हैं। आपको मालूम है कि पिछले अरसे में जो स्ट्रीट एजुकेशन के ज़रिए कुछ थोड़ा सा अपने लिए स्पेस हासिल करने की कोशिश की तहरीक इंसाफ ने, लेकिन उस दौरान जब कोई मोमेंटम बनता था तो अली अमीन गंडापुर साहब के जो बड़े जलसों को, बड़े रैलीज को एक तरह से लीड कर रहे थे, वो अचानक या तो लेट आते थे या फिर अचानक वो गायब हो जाते थे। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों के किरदार के ऊपर सवाल तो है, इवन के वो 4 लोग के जिन्होंने वोट डाला और जो मौलाना साहब का आपने अभी स्टेटमेंट चलाई है कि 11 लोग मैनेज कर लिए थे हुकूमत वक्त ने और वो सारे पीटीआई के लोग थे। तो मेरे ख्याल में उनके ऊपर ये जरूर किया जा सकता है, लेकिन तहरीक इंसाफ इमरान खान के गिर्द सारी घूमती है। बाकी लोगों को भी इल्म है कि उनकी सियासत उस वक्त तक है जब तक इमरान खान के साथ वो जुड़े हुए हैं। तो जब तक इमरान खान अपना बयानिया लेके चल रहे हैं तो मैं नहीं समझता किसी किस्म की कोई डील हो पा रही है, और बाकी लोग अगर कहीं उनसे राहें जुदा करेंगे भी सही तो वो थोड़ी देर के लिए बेनिफिट ले सकेंगे। इफ्तिखार साहब, आपकी गुफ्तगू से मैं ये समझी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर बुशरा बीबी साहिबा बिल्कुल भी किसी डील के तहत बाहर नहीं आई हैं, उनको कोई ऐसा रिलीफ नहीं दिया गया, अगर उनको डील के तहत बाहर आ गई होती तो वो आज उनकी और उनकी क़यादत उन समेत हाई कोर्ट्स में ना जाके जस्टिस मांग रही होती। ऐसा ही है यकीनन मेरा ख्याल में, और वो आते और कोई एक अलग सी बात करते, वो अपनी क़यादत संभालती, शायद हद पे तनकीद बनाते अपने कायद को, या ये है कि कम अज कम हुकूमत के साथ उनका जो अगर कोई मेल जोल बेहतर हो रहा है तो उसके ऊपर इंडिकेटर्स तो मिलते। इस वक्त तो अगर अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि वो 10 नवंबर को जाके पूरे मुल्क को बंद करने जा रहे हैं, तो ये डील के नतीजे में इस तरह की गुफ्तगू की जाती है, तो मैं नहीं समझता कि, और इन लोगों को मालूम है कि अगर वो राहें जुदा करेंगे बानी पीटीआई से तो उनके लिए मुश्किलात होंगी। और जो आपने अली अमीन गंडापुर का जिक्र किया ना शराई साहब, अली अमीन गंडापुर का, उनके हवाले से तो हम ये कह सकते हैं कि वो सख्त बयानात भी देते हैं, उसके बाद वो पीछे भी हट जाते हैं। लेकिन सर, मूविंग फॉरवर्ड, टाइम थोड़ा सा कम है, मैं बात करना चाहता हूँ 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। हुकूमत इस हवाले से तरदीद करती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं में पार्लियामेंट में इजलास जारी हैं। हुकूमत चाहती है कि जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए और कुछ कानूनी सुकम बाकी है 26वीं आईनी तरमीम में, वो भी पूरे करने। तो इस हवाले से क्या अपडेट्स है, क्या 27वीं आईनी तरमीम भी आने वाली है? तरमीम तो नहीं आ रही। उस हवाले से मेरे ख्याल में वो जो मौलाना साहब की हिमायत उनका बिल्कुल हासिल नहीं, और यही इनके साथ तय हुआ था कि कोई और तरमीम नहीं आएगी। और रह गया मामला ये कि अब जजेस की तादाद तो वो, क्योंकि आपको पता है कि पार्लियामेंट एक्ट के अंदर सादा अक्सरियत से तरमीम करके आप करेंगे, और जुमे के रोज ये हो रही है। वो पुराना बिल पड़ा, आपको पता है बैरिस्टर दानियाल का, जी बैरिस्टर दानियाल ने पेश किया, जी जी बिल्कुल। तो उसी बिल को अब लेके, क्योंकि अब लग ये रहा था हुकूमत वक्त को कि जब वो तीसरे नंबर के याया अफरीदी साहब को उठा के चीफ जस्टिस बनाएंगे तो जो ऊपर के 2 सीनियर जजेस हैं, मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब, इनका ख्याल ये था कि वो इस्तीफा देके घर चले जाएंगे। लेकिन बड़ा विजडम दिखाया है इस मुल्क की अदलिया ने कि वो इकट्ठे खड़े हैं, उन्होंने यूनिटी दिखाई है। फुल कोर्ट इजलास में आपने देखा कि वीडियो लिंक से वो सऊदी अरब से उसमें शरीक हुए। फिर जो प्रेस रिलीज आई उसमें बताया गया कि जो केस मैनेजमेंट के हवाले से जो प्लान तरतीब थी मंसूर अली शाह साहब ने, उसी पे अमल दरामद होगा। अब हुकूमत के हाथ पांव जरा फूले हुए, क्योंकि आईनी बेंच के अंदर ये लोग उनको आते हुए नजर आ रहे हैं। शिराजी साहब, जो जजेस का नंबर बढ़ रहा है ना, 17 से बढ़ा के चीफ जस्टिस समेत अब 23 करने की जो बात हो रही है, उस पर सेनेटर कामरान मुर्तजा ये कह रहे हैं कि हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस अपॉइंट करना चाहती है। असल में पेंडेंसी प्रॉब्लम नहीं है, ये असल में अपने जजेस लगाएंगे और फिर उनसे अपनी मर्जी के फैसले कराएंगे और अपनी अक्सरियत के लिए ये सब राजा भी यही कह रहे हैं। जी, अपनी मर्जी के ये फैसले नहीं। सलमान अकरम राजा ने एक तरह से सेकंड भी किया कि जजेस बढ़ने से, लेकिन उन्होंने खदशा भी जाहिर किया। हाँ, तो ये आपको भी यही लगता है कि सेनेटर कामरान का बिल्कुल ठीक राय है कि हुकूमत अपनी मेजॉरिटी के लिए कर रही है, 2/3 अक्सरियत तो अब उनको चाहिए ना तमाम तर कमेटीज के लिए? वो तो है, और बिलखसूस मैं कहूंगा कि जो आईनी बेंच बनने जा रहा है ये उसके लिए सब एहतमाम हो रहा है। इनका ख्याल ये है कि अमीनुद्दीन खान साहब उसके सरबराह बन जाए और उसके बाद जो हम ख्याल जजेस हैं उनको आईनी बेंच पे लाया जाए। आपने पिछले दिनों राना सनाउल्लाह साहब की जो डिक्टेशन थी सुप्रीम कोर्ट के लिए, गोया कि उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि जी हम कहेंगे कि जाया अफरीदी साहब इस बेंच पे ना बैठे, मंसूर अली शाह साहब इस बेंच पे ना बैठे, और ना ही मुनीब अख्तर साहब। मेरे ख्याल में वो अतर बिन अल्लाह साहब को और जस्टिस आयशा मलिक साहब का नाम लेना भूल गए, वरना वो अब आईनी बेंच के अंदर भी अपनी मर्जी के जज चाहते हैं ताकि वहां से भी वो फैसले हैं कि जो वो चाह रहे हैं। तो ये सारा एहतमाम उसके लिए किया जा रहा है।
पेंडेंसी की कहानी कोई नहीं। और एक बात और भी आपको मैं बता दूं, जी आने वाले वक्त में अदलिया की जानिब से एक और सरप्राइज इनके लिए आ रहा है, जिसमें कहा जाएगा कि ये जो 60,000 केसेस पेंडिंग पड़े हैं, जी इसमें से कम कुछ 30,000 केसेस ऐसे हैं कि जिनकी हैसियत आईनी जी वो आईनी कर दिया। केसेस की है। तो मेरा ख्याल में उसके बाद तो एक और बहरान पैदा हो जाएगा कि 30,000 केसेस के लिए अगर आप 5 रुकनी एक बेंच बनाते हैं, जिसने हाई कोर्ट्स के अंदर बेंचेस को सुपरवाइज भी करना है और यहाँ पे केसेस भी देखने हैं, तो अमलन जो 26वीं आईनी तरमीम है, मेरे ख्याल में तो वो बुरी तरह इनका जो प्लॉट है वो नाकाम हो चुका है और अल्टीमेटली इनको दोबारा इसी सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा सर, जिस तरह पहला सवाल किया था नमरा ने कि कामरान मुर्तज़ा साहब भी यही चाहते हैं जजेस की तादाद बढ़े, लेकिन खदशा ये है कि हुकूमत अपने जजेस लाएगी। सलमान अकरम राजा साहब को कल मैं सुन रहा था, वो भी कह रहे हैं कि जजेस की तादाद बढ़ाना खुशाइंद है। खदशा ये है कि हुकूमत अपने नीयत का मसला है या हुकूमत अपने जजेस लाएगी। सो सर, इस खदशे को दूर करके कोई मिडल का रास्ता, दरमियान का रास्ता निकाल सकती है गवर्नमेंट के? कोई ऐसा इंडिपेंडेंट फॉर्म बना दिया जाए जिससे जजेस न्यूट्रल किस्म के आ जाएं? नहीं भाई, आप तो 26वीं यानी तरमीम के जरिए जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है, उसके अंदर तो सारे पार्लियामेंटेरियंस आपने अपने रख दिए हैं। Exactly. गोया कि हुकूमत वक्त के लोग होंगे, उसके बाद अटॉर्नी जनरल हुकूमत का, वजीर कानून हुकूमत का, बार का नुमाइंदा हुकूमत का। तो मैं समझता हूँ कि उनके पास इतना बड़ा लेवरेज आ गया है कि हुकूमत वक्त जिसको चाहे कि वही जज बनेगा, उसके अलावा कोई बन नहीं सकता। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि कोई मिडिल रास्ते? अच्छा, बार के नुमाइंदे की आपने बात की सर, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, मैं चाहता हूँ ये सवाल भी आप एड्रेस कर दें। हामिद खान साहब कह रहे थे कि 29 को हम क्लियर हो जाएंगे, सारे वकील इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन हामिद खान साहब के ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट बार में शिकस्त हुई और आसमा शिराजी साहब का जो ग्रुप है, इंडिपेंडेंट लॉयर्स का ग्रुप, वो फतह याब हुआ। इसका कोई इंपैक्ट देखते हैं आप? ये आसमा जहांगीर ग्रुप है, आसमा शिराजी नहीं है। आसमा जहांगीर, बैग यू पार्डन सर। तो मेरा ख्याल में यकीनन एक डिवीजन तो में नजर आ रही है वकला फर्टेनिटी के अंदर। और आपने देखा है कि इससे पहले भी जो 26वीं आनी तरमीम हुई है उसमें भी डिवीजन थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वकला को भी चाहिए कि लार्जर इंटरेस्ट के अंदर मुल्क के, कि जहां पे अगर लग रहा है कि अदलिया की अथॉरिटी कंप्रोमाइज हो रही है, तो बजाय ग्रुपों की सियासत करने के, क्योंकि इसके बड़े फार रीचिंग इम्पैक्ट होगा। अगर आज इस मुल्क की अदलिया कंप्रोमाइज कर गई तो कल को ये वकला बिरादरी भी रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि आज मुल्क के वसीतर मफाद में, अवाम के वसीतर मफाद में और अदलिया की आज़ादी के वसीतर मफाद में सबको इकट्ठा होना चाहिए। और अगर वाकई इसके जरिए जो 26वीं आनी तरमीम हुई है, अदलिया की अथॉरिटी को कंप्रोमाइज किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि फिर वकला बिरादरी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, जो आइन हमें कहता है कि इस मुल्क के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो इंसाफ की फराहमी के लिए नागुज़ीर है। तो अगर आज ये सियासत करेंगे तो कल मेरे ख्याल में कि भुगतेंगे। तो बेहतर ये है कि विजडम का मुजाहरा होना चाहिए वकला के एंड पे भी। ठीक हो गया। इफ्तिखार शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। शिराजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन गुफ्तगू सुनी। और इफ्तिखार शिराजी साहब की जो बात मुझे सबसे ज़्यादा वजनी लगी, जिस बात में मुझे वजन लगा, वो ये कि हुकूमत की जो 26वीं आइनी तरमीम वाला पूरा एक प्रोसेस है, हाँ, ये उनके लिए इस वक्त फेल हो चुका है। क्या वाकई फेल हुआ है या नहीं हुआ, इसको काउंटर करने के लिए हुकूमत क्या करेगी, ये वक्त ही बताएगा हमें। लेकिन हम यहाँ पर शामिल करने लगे एक न्यूज़ ब्रेक। प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा।